चलिए आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। इग्नू की पोल साइंस पढ़ रहे हैं हम। कोड जरूर मैच कर लें आप सभी। बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इस बुक पे अपने 7 चैप्टर हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने बीएजी में एडमिशन लिया है या जो बच्चे बीएजी में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर करेंगे जो इग्नू से, उनके लिए सारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, जिनके पास डिसिप्लिन के अंदर पोल साइंस का सब्जेक्ट है। तो आप ज़रूर डिटेल से बनी हुई इन सब वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 हमारा है लिंग, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसे जेंडर। तो चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो, नीरज स्नातक के नाम से मेरी यूज़र आईडी है। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आपके लिए बहुत अच्छा ग्रुप बनाया, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी इस ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। अगर आप सोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है फ़ायदेमंद। और जो जितने भी जो सब्जेक्ट पे हमने वीडियोस बना रखी है उन सब के लिंक हमने प्रोवाइड कर रखे हैं इस ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक इस चैप्टर के, ठीक है, परिचय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लिंग जो है यानी जेंडर जो है, सबसे ज़्यादा हम लिंग और जेंडर की बात जब करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर लिंग को लेकर, जेंडर को लेकर बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारे भेदभाव है। देखिए, पुरुष और स्त्री, ठीक है, दो लिंग समाज के अंदर रहते हैं। पुरुष के प्रति अलग भावनाएं होती है समाज की, और स्त्री के प्रति अलग भावनाएं होती है। और ऐसा नहीं कि एक उम्र होने के बाद ही उनके साथ ऐसा होता है, बल्कि बचपन से ही ऐसी धारणा बनाई जाती है कि लड़कियों के प्रति समाज का एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, लड़कों के प्रति समाज का एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो समाज कुछ खास विशेषताओं के साथ पुरुष तत्व और कुछ दूसरी विशेषताओं के साथ नारी तत्व के साथ जोड़ करके देखता है। अर्थात समाज ही है जो विभेदीकरण का कारण बनता है, पुरुष का और समाज का। बच्चों को लालन पालन की प्रक्रिया ही, बच्चों की जो लालन, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो लालन पालन की प्रक्रिया जो होती है ना, लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती है। तो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों के बीच भिन्नताओं को स्थापित करना, ठीक है। अर्थात बचपन से ही लड़कों और लड़कियों की संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करना, कपड़े पहनना, खेलना आदि सिखाया जाता है। सभी को पता है कि लड़कियां समाज में किस तरीके से रहती है, उनका लालन पालन किस प्रकार से होता है, ठीक है। और लड़के का लालन पालन किस प्रकार से होता है, लड़की की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लड़की को शुरुआत से ही एक जिम्मेदारी भरा कैरेक्टर दे दिया जाता है, और लड़के को शुरुआत से कुछ अलग कैरेक्टर दे दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी देख रेख अलग तरीके से होती है, ठीक है। लड़की को अलग तरीके से व्यवहार करना सिखाया जाता है, उनके कपड़े पहनना, उन्हें उनका खेल, उनका व्यवहार, उनका सब कुछ ही अलग होता है अकॉर्डिंग टू बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो यहीं से उत्पन्न हो जाती हैं भिन्नताएं बच्चों के बीच, यहीं से उत्पन्न हो जाती है भिन्नताएं स्त्री और पुरुष के बीच। आगे चलकर क्या होता है कि इन्हीं के आधार पर उनका सामाजिकरण होता है, यानी कि जिस तरीके से उनका लालन पालन होता है उस तरीके से ही बाद में उनका सामाजिकरण होता है। समाज में सोशलाइजेशन तो उनका होता है, वो लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। उसी के अनुरूप फिर उनकी भूमिका तैयार हो जाती है, आगे किस प्रकार से उनको जीवन व्यतीत करना है। तो आप समझ गए होंगे, कहने का तात्पर्य ये है कि शुरुआत से ही लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ अलग व्यवहार होता है। शुरुआत से ही लड़कों का लड़कियों का लालन पालन अलग होता है, और जब वो समाज के अंदर रहते हैं तो सामाजिकरण भी उनका अलग अलग तरीके से होता है। और फिर उन्हें एक ऐसे सांचे में ढाल दिया जाता है कि लड़कियों की जिम्मेदारियां अलग हैं, लड़कों की जिम्मेदारियां अलग हैं। और आप सभी को पता ही है कि बहुत लंबे समय तक जो हमारा समाज रहा है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। नारी की महत्वता को या नारी की आज़ादी को कहीं ना कहीं हमारा समाज अफेक्ट करता आया है, क्योंकि ये समाज एक लंबे समय तक पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो सामाजिकरण उनका अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए उनकी भूमिका भी जीवन में अलग अलग होती है। सिमन द वुआ लिखते हैं कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। आप इस डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ गए होंगे। ये एक छोटी सी लाइन है जो अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि औरत पैदा नहीं होती है, यानी वो जन्म से औरत नहीं होती है, बल्कि समाज, हमारा व्यवहार, हम आसपास के लोग, परिवार उनको औरत बनाने पे मजबूर कर देते हैं या उन्हें औरत बना देते हैं, या उनके साथ जो भी व्यवहार होता है बचपन से लेकर जवानी तक वो इस प्रकार का होता है कि उन्हें एक जिम्मेदारी भरे जीवन को व्यतीत करना है। तो औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ऐसा कहते हैं सीमन द वुआ।
आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाएं और लिंग भेद के बारे में। देखिए, महिलाएं और लिंग भेद की बात करें तो जो हमारा समाज है वो असमानता पर आधारित है लिंग भेद को लेकर के। आप सभी जानते ही हैं कि लिंग भेद को लेकर के हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। पुरुष को अलग नज़रिए से देखा जाता है, स्त्री को अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ये जो लैंगिक लैंगिक असमानता है ये सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है, बल्कि आप सार्वजनिक रूप से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लैंगिक असमानता आपको काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज में देखने को मिलेगी। घर में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि लड़कियों को अलग तरीके से उनका लालन पालन किया जाता है। लड़कियों के व्यवहार करने के तरीके को, उनको उनकी आज़ादी पर पाबंदी, उनके रहन सहन पर कुछ तरीके से कह लो कि थोड़े उन पर कड़े नियम लागू होते हैं बजाय एक लड़के के। ठीक है, तो घर में होता है असमानता उनके साथ। और मजदूरी जब वो करने जाती मजदूरी जब वो करती हैं, महिलाएं जो मजदूरी करती है उनको, आप सभी को पता होगा, देखिए जो निर्माण कार्य के अंदर महिलाएं जो होती हैं वो मजदूरी करती हैं, उनको वेतन कम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पुरुष जो मजदूरी करते हैं उनके। यानी कि उस वहाँ पर भी जो हमारा समाज है वो असमानता से ग्रसित है। समाज का दृष्टिकोण ये है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं तो वो कम काम कर पाती है, परंतु ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे जो समाज है उसने ऐसी धारणा बना ली है कि जो शारीरिक रूप से महिलाएं जो है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, इसलिए उनको समान वेतन नहीं देना चाहिए। तो मजदूरी के वेतन में भी असमानता आती है। राज्य के संगठन में आप सभी को पता ही होगा कि जो भी अब तो फिर भी कुछ वर्षों से काफ़ी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पहले क्या था कि राजनीतिक रूप से महिलाओं की भागीदारी को पुरुष समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता था। महिलाओं को सिर्फ एक घरेलू महिला के रूप में देखा जाता था। यौन व्यवहार आदि में जो है लैंगिक संबंधों की असमानता, नारी की तुलना में पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है ना। तो यहाँ जितने भी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या होता है कि नारी की तुलना में पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है। यानी नारी को यहाँ पर शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर माना जाता है। इसीलिए जो है समाज के अंदर लैंगिक असमानता है, लैंगिक असमानता है। परंतु कुछ विद्वान, एक एक्सेप्शन, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि नारियों को शुरुआत से ही ऐसा देखा गया है। उनका मानना है कि आरंभ में मातृसत्तात्मक परिवार भी थे। यानी कि शुरुआत में ऐसे भी परिवार थे जो मातृसत्तात्मक थे, यानी कि माताओं का बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था, महिलाओं का आदर किया जाता था। और परिवार का जो एक तरीके से मुखिया के रूप में माता जो है काम करती थी, आरंभ में ऐसा भी था। मिस्र यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मिस्र में प्राचीन काल में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। प्राचीन काल में मिस्र के अंदर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। महिलाओं का जो दर्जा था वो पुरुषों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर था। महिलाओं को एक जिम्मेदारी भरे रूप में देखा जाता था। महिलाएं जो थी मतलब उनको पुरुषों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। एक तरीके से महिलाओं को पूजनीय स्थान प्राप्त था प्राचीन काल में मिस्र में। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, पितृसत्तात्मक परिवारों का वर्चस्व बढ़ गया। धीरे धीरे ऐसी धारणाएं समाज के अंदर बनने लगी कि जो उत्पादन की इकाई है वो मानव है। ठीक है, और पितृसत्तात्मक समाज ही समाज की प्रथम इकाई है, इस रूप से देखा जाने लगा। पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, जो उत्तराधिकारी होगा वो पिता का पुत्र होगा। ठीक है, पिता के बाद पुत्र ही सब कुछ संभालेगा। और जो कुछ भी पिता का है, पिता की संपत्ति है, वो सब कुछ पुत्र को मिलेगी। पुत्र जो है पिता का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व हो गया और समाज फिर धीरे धीरे पुरुष प्रधान होता चला गया। और आज भी जब हम बात करते हैं ना, तो पिछले कुछ वर्षों को अगर हम, कुछ दशकों को अगर हम हटा दें तो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज ही रहा है। इसके बाद बात करते हैं पुरुष तत्व, नारी तत्व और सांस्कृतिक विभेद। ठीक है, मार्गरेट मीड सबसे प्रसिद्ध नारीवादी मानव विज्ञान माने जाते हैं। यानी कि मार्गरेट मीड के जो विचार रहे हैं वो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं नारीवाद में। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाज और विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुरुष तत्व एवं नारी तत्व की विशेषताओं में समानता नहीं है। देखिए, इनका मानना था कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं नारी को लेकर के, और संस्कृतियों समान, न केवल समाजों में बल्कि संस्कृतियों के आधार पर भी पुरुष तत्व और नारी तत्व की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है। कहीं ना कहीं उनके रूप, कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिकाएं हैं वो समान नहीं है, अलग अलग भूमिकाएं हैं समाज के रूप में। पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है। बचपन से ही पुरुषों और स्त्रियों का लालन पालन, कपड़े, खेल, रुचियां भिन्न भिन्न होती है। ये अभी मैंने आपको बताया कि यहीं से स्टार्ट हो जाता है पुरुष और स्त्रियों के बीच विभेदीकरण की जो नीति है ना, वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है पुरुष और स्त्रियों के बीच।
उनका लालन पालन अलग होता है, उनके खेल अलग होते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, उनकी रुचियां अलग होती है, क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर मानता आया है किसको, स्त्री को। और ज़्यादातर जो जिम्मेदारी हैं वो स्त्री के कंधों पर डालता है। ऐसे परिवार चलाने की जिम्मेदारी स्त्री की ही है, घर के जितने भी काम हैं वो किसके हैं, वो स्त्री के हैं। तो लालन जितनी भी जो बच्चियां पैदा होती हैं, जो लड़कियां पैदा होती हैं, उनका लालन पालन ही इस तरीके से परिवार के द्वारा किया जाता है कि उनको आगे चलकर एक घर चलाना है, उनको आगे चलकर एक घरेलू गृहस्थी संभालनी है। तो इस प्रकार से उनका लालन पालन किया जाता है। और उनके कपड़े किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं ये भी आप सभी को पता ही है। खेल उनके अलग अलग होते हैं। और जैसे जैसे समाज आगे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, और वैसे ही उनकी रुचियां भी फिर बदलती चली जाती हैं। पुरुषों में वीरता तथा विश्वास और नारियों में संवेदनशीलता व शर्मीलापन उनके यौन विशिष्ट गुण हैं। इसी प्रकार से देखिए, जो उनके यौन गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। पुरुषों के अंदर वीरता और विश्वास वाला गुण देखा जाता है, वहीं नारियों में संवेदनशीलता देखी जाती है, शर्मीलापन देखा जाता है। शर्मीलेपन को तो यहाँ तक कि किसी महिला का एक गहना बताया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नारियों के अंदर अलग संवेदना होती है, पुरुषों के अंदर अलग संवेदना होती है। ये इनके यौन गुण माने जाते हैं। यह गुण उनमें लड़का व लड़की के अलग अलग रूप से समाजीकरण के फलस्वरूप भी विकसित होते हैं। देखिए, क्योंकि समाज के द्वारा अलग व्यवहार किया जाता है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, तो इस प्रकार से उनके गुण भी बदल जाते हैं, उनके यौन गुण भी बदल। हमारा जो समाज है, जब कोई लड़की समाज के अंदर जाती है तो उसको जो समाज है वो अलग प्रकार से ट्रीट करता है ना। हमारे आस पड़ोस के व्यक्ति, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स जो भी हैं, मान लो कोई लड़की है वो जॉब के लिए जाती है, तो उसके लिए एक अलग धारणा होगी उसके परिवार की, उसके रिश्तेदार की, उसके पास पड़ोसियों की, ठीक है। और जो वहाँ पर उसको काम करने वाले क्षेत्र के अंदर जो उसके कलीग्स होंगे, वहाँ पर उनकी अलग भावनाएं होगी उस लड़की को लेकर के। लेकिन वहीं बात करें किसी लड़के की, तो समाज की धारणाएं बदल जाती है। तो सामाजिकरण जो होता है ना, वो यही होता है, सोशलाइजेशन यही होता है कि हमारा समाज, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, वो किस प्रकार से, हमारे जो मित्र हैं वो किस प्रकार से हमारे साथ बिहेव करते हैं, वही समाजीकरण होता है। तो लड़की और लड़के का समाजीकरण अलग अलग रूप से होता है। इसी प्रकार उनके गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। श्रम तथा कार्य स्थान पर असमानता। देखिए, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कार्य स्थान पर है ना, बहुत असमानता देखने को मिलती है स्त्री को लेकर के, क्योंकि हमारा समाज स्टार्टिंग से ही स्त्री को शारीरिक रूप से निर्बल मानता आया है। तो इसीलिए नारियों के साथ बहुत ज़्यादा असमानता होती है कार्यस्थान पर। जिस प्रकार घरेलू क्षेत्र में श्रम असमानता देखने को मिलती है, घरेलू क्षेत्र में हमें श्रम असमानता कैसे देखने को मिलती है। देखिए, जब भी कोई स्त्री होती है ना, अगर उसे कार्य करना है तो उसके साथ साथ उसे घर को भी संभालना होगा, यानी कि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी तो डाली ही जाती है। उसके बावजूद अगर वो काम करना चाहती है तो वो कर सकती है, बल्कि ऐसा पुरुषों के साथ नहीं होता। आप सभी को पता ही होगा कि स्त्रियों के लिए एक ऐसा जीवन बना दिया गया है कि स्त्रियां ही सुबह उठकर भोजन बनाएंगी, स्त्रियां ही अपने जो बच्चे हैं उनको नहलाएंगी धुलाएंगी। मतलब स्त्रियों का जीवन ऐसा बना दिया गया है कि घरेलू क्षेत्र में जो भी काम करेंगी वो स्त्रियां ही करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। तो ऐसी असमानता जो है वो घरेलू क्षेत्र में देखने को मिलती है। वैसी ही असमानता हमें देखने को मिलती है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि जब महिलाएं जो कार्य करने के लिए जाती हैं ना, ऐसी ही असमानता उनको वहाँ पर भी फेस करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो जीवन है वो पुरुषों के मुकाबले एक कठिन जीवन माना जाता है। कुछ कार्य विशेष रूप से पुरुषों के क्षेत्र में आते हैं और कुछ नारियों के माने जाते हैं। कुछ ऐसे भी तो जॉब्स होती है ना जिनको सिर्फ यही कहा जाता है कि सिर्फ ये जॉब्स महिलाएं करेंगी। आप सभी ने देखा ही होगा, जैसे नर्सिंग की जॉब हो गई। आपने देखा होगा कि 90% जो नर्स होती हैं वो कौन होती हैं, वो नर्सिंग का जो काम करते हैं वो लेडीज़ ही करती हैं ना। तो ऐसी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सिर्फ विशेष बना दिए जाते हैं सिर्फ महिलाओं के लिए। जैसे लेडी टीचर का, प्राइमरी टीचर आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा कौन होती है, लेडीज़ होती है ना। तो हमारे समाज ने ऐसा मान लिया है कि ये विशेष रूप से कार्य जो बने हैं वो महिलाओं के लिए बने हैं, पुरुष इस क्षेत्र में काम ना के बराबर करें। तो ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है कार्य क्षेत्र में कि महिलाओं के लिए कुछ अलग कार्य बना दिए गए हैं और पुरुषों के लिए कुछ अलग कार्य बना दिए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो काम है ये हल्के फुल्के काम है, इसीलिए महिलाओं को इन काम को करना चाहिए। वेतन में असमानता देखने को मिलती है। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वेतन में असमानता। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसमें स्त्रियों को समान वेतन की प्राप्ति नहीं होती, जबकि स्त्रियां
कहीं ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों से उस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी स्त्रियों को समान वेतन नहीं मिलता। स्त्रियों को कमज़ोर आंका जाता है, स्त्रियों के काम को कमज़ोर आंका जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अनाज पीसना, खादानों में काम करने वाली, निर्माण कार्यों में काम बोझ उठाने वाली जो महिलाएं होती है, आप सभी ने देखा होगा बिल्डिंग्स जो बनती है वहाँ पर लेबर का काम करते हुए आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा। लेकिन कभी आपने पता किया है जाके कि जो लेबर का काम वो लेडीज़ कर रही है और बराबर में ही लेबर का काम जो पुरुष कर रहा है, क्या उन दोनों को समान वेतन मिलता है? कभी आप जाके ट्राई करना, उन दोनों को समान वेतन नहीं मिलता है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि महिलाओं को जॉब से निकालना ज़्यादा बेटर समझते हैं वो लोग बजाय पुरुषों के, जबकि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। कभी आप देखना महिलाएं पूरा बोझा उठाना, जो मसाला वगैरह वो बनाते हैं, तसले वगैरह उठा के देना, वो पूरा मेहनत वाला काम करती है, लेकिन फिर भी उन्हें समान वेतन नहीं मिलता है उसके अंदर। एक तरफ तो समाज ये कहता है कि नारी जो है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और दूसरी तरफ सारे भारी भरकम काम स्त्री से कराता है। एक तरफ तो समाज का ये मानना है कि शारीरिक रूप से जो नारी है वो कमज़ोर है, और दूसरी तरफ वो सारे लेबर वाले काम जो है वो किससे कराए जाते हैं? वो नारी से कराए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो अनाज पीसने का काम है ना, वो पहले लेडीज़ किया करती थी। अनाज पीसने का काम पहले हाथ की चक्की से होता था, आपको पता हो तो। लेकिन बाद में क्या हुआ, हाथ की चक्कियाँ हो गई बंद और बिजली की चक्कियाँ आ गई। जब बिजली की चक्कियाँ आई तो क्या हुआ, नारियों को वहाँ से निकाल दिया गया, और बिजली की चक्कियों का जो प्रशिक्षण है ना वो किसको दे दिया गया, यानी बिजली की चक्कियों को चलाने का जो काम दे दिया गया वो पुरुषों के हाथ में दे दिया गया। क्योंकि समाज पुरुषों को ज़्यादा समझदार मानता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इसीलिए जो उसका मशीनों का जो प्रशिक्षण था, यानी मशीनें किस प्रकार से चलाई जाए और मशीनों को सुचारू रूप से कौन चलाएगा, तो समाज ने उसका हाथ दे दिया, उसको दे दिया, पुरुषों के हाथ में दे दिया। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ना केवल काम को लेकर के असमानता होती है, बल्कि वेतन को लेकर भी असमानता देखी जाती है। तो उदाहरण के सामने हमारे आटा पीसने की चक्की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं के जो प्रति असमानता है उसे कम करने के लिए क्या उपाय सरकार करती है और क्या उपाय सरकार को करने चाहिए। देखिए, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के आसान और समान अवसर सुनिश्चित कराने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। और मैं अगर बात करूं पिछले 2 दशकों की, यानी 20 सालों की अगर मैं बात करूं, तो इस क्षेत्र के अंदर अद्भुत बदलाव आया है। आप सभी जानते ही हो कि अब जो समय चल रहा है वो आप कह सकते हो कि अब पुरुष प्रधान समाज खत्म हो चुका है हमारे समाज के बीच में से। यानी कि अब लैंगिक असमानता जो है वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। 80% लगभग समाप्त हो चुकी है। 20% कहीं गांव के दूर दराज में कहीं देखने को मिले तो मिले, लेकिन अगर हम मेट्रो शहरों की बात करें, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं बहुत, मतलब कि 90% से भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो सभी कार्यों में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वहीं पे वहाँ पर उन कार्यों को सिर्फ पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी आपको देखती हुई मिलेंगी। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जिससे महिलाओं को शिक्षा के आसान और समान अवसर मिले। ठीक है, ये सरकार को कार्य करना चाहिए, और यह ऐसा प्रयास सरकार करती भी है। विकासात्मक क्षेत्रों में 30% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी विकासात्मक क्षेत्र है महिलाओं को वहाँ पर आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं के स्थान को रिजर्व करना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। और महिला घटक योजना की विशेष नीति अपनाने की बात करनी चाहिए, यानी महिलाओं के लिए सपोर्ट बनाने वाली जो नीति है उसको विशेष प्रावधान उस प्रावधान में रखा जाना चाहिए, उसके लिए एक उचित कदम उठाना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, ऐसा किया भी जाता है। दिल्ली ऐसे शहरों में बहुत जगह आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग्स दी जाती है। जैसे देखा हुआ आपने ITI देखी होगी, ITI के अंदर बहुत सारे व्यवसाय की ट्रेनिंग महिलाओं को भी दी जाती है। तो ऐसे आधुनिक जो है व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए महिलाओं को, और जो भी इससे संबंधित वार्ताएं हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए, यानी जहाँ पर भी ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए रचनात्मक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे जिससे भी वे सभी अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। यानी ऐसे 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 वातावरण को बनाया जाना चाहिए जिससे कि महिलाएं जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए महिलाओं को ऐसा वातावरण देना चाहिए कि जहाँ पर उनके ऊपर, जैसे मान लो कोई अधिकारी बनाना है तो महिला को यह अधिकारी नियुक्त किया जाए। माहौल ऐसा तैयार किया जाए कि महिलाओं के साथ महिलाएं मिलकर के कार्य करें। तो ऐसे कार्यों को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सभी स्तरों पर होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य को लेकर के महिलाओं की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता ही होगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी आंगनवाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को लेकर के ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें महिला के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। तो ऐसे सभी कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बच्चियों को। व्यवसाय और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार तथा समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना चाहिए। व्यवसायिक से संबंधित जितने भी मार्गदर्शन है, यानी कि जो भी कंसल्टेंसीज होती है महिलाओं के लिए, उनका निर्माण किया जाना चाहिए, जो जो रोजगार के साथ साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करे महिलाओं को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि एक समान काम के लिए एक समान वेतन की प्राप्ति हो महिलाओं को। ऐसा ना हो कि पुरुषों को अलग वेतन दिया जाए उसी काम के लिए, और उसी काम के लिए महिलाओं को अलग वेतन दिया जाए। पारिश्रमिक कहते हैं जो मेहनताना हम लेते हैं ना काम के बदले, उसे कहते हैं पारिश्रमिक। तो ऐसा समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, अब तो बहुत हद तक ये सब कुछ चेंज हो गया है कि महिलाओं की सीटों को भी रिजर्व किया जाने लगा है चुनाव के अंदर। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब हम राज्य निर्माण की बात करते हैं, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो भी निर्णय लिया जाता है राज्य निर्माण के अंतर्गत, या राज्य की सुख सुविधाओं के लिए जो निर्णय लिया जाता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी का होना अति आवश्यक है। तो अब तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ चेंज हो गया है। आपने चुनाव के समय देखा होगा कि कहीं से बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ महिला सीट ही है, महिला ही चुनाव लड़ेगी। तो इसीलिए होता है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति क्षेत्र में बढ़ेगी, तभी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो जो निर्णय लिए जाने हैं उसमें उसकी भागीदारी बढ़ पाएगी। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा समाप्त हो एवं महिलाओं के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। जो भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसाएं होती हैं, ठीक है, जो भी हिंसा है, कुछ भी हो, आप जानते हो इस समय महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब माहौल रहता है। तो ऐसी हिंसाओं को समाप्त करना चाहिए, संदिग्धों पर नज़र रखनी चाहिए, और महिलाओं के लिए न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। देखिए, काफ़ी हद तक तो महिलाओं के लिए न्याय व्यवस्था मजबूत ही है। महिलाओं की आवाज़ न्यायालय के अंदर ज़्यादा सुनी जाती है, आज के समय की बात करूँ तो मैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और भी अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं को अच्छा न्याय प्राप्त हो सके। और महिला के प्रति जो हिंसा वाले जो कार्य चलते हैं उनको बंद किया जाना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए, संदिग्धों पर नज़र रखनी चाहिए सरकार को। तो ये सभी चीज़ें सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं जो समाज में लैंगिक असमानता है वो दूर हो सके और महिलाओं को उनका अधिकार प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। तब तक के लिए वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।